तो बेटा इनडायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन या जिसे हम कहते हैं केस स्टडी कि इसको एग्जाम में हमें लिखना कैसे चाहिए, कई बार कंफ्यूजन रहती है। तो इसमें आप कतई कोई कंफ्यूजन ना लेके चलें, बहुत ही सिंपल सा तरीका आपने फॉलो करना है। वो क्या है? जैसे क्वेश्चन देखिए, मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे शेयर करूंगा कि अगर ये कंपनी है सामान बेच रही है अपने एजेंट के थ्रू और ये बिजनेस में परंपरा नहीं है कि सामान उधार पे बेचा जाए, राइट। मिस्टर पिंटू जो आपके एजेंट है उन्होंने सामान बेच दिया है किसी कंपनी को उधार पे और वो कंपनी उस समय इंसॉल्वेंट थी। जब बिजनेस में परंपरा नहीं है तो एज एजेंट आपने ये गलती करी है। तो प्रश्न ये है, क्या कंपनी पिंटू से कॉम्पनसेशन इस बात का ले सकती है? नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रश्न है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के ऊपर है। देखिए, अगर आप सेक्शन भूल जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आप ये लिख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इज बेस्ड ऑन चैप्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फ्रॉम सेक्शन 182 से लेकर 238 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बड़ा एक अच्छा तरीका होता है। तो सबसे इंटेलिजेंट गेम ये खेलिए कि अगर आपको लगता है आप सेक्शन याद करने में इतने सक्षम या आपका इतना टेस्ट नहीं बन पाता, तो कम से कम ये हेडिंग्स आपको बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए। अब देखिए, मैंने क्या किया, आंसर को 4 भागों में यहाँ ब्रेकअप किया है कि मैंने 4 कॉलम बनाए हैं, 1, 2, 3, 4। पहले 2 आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मैं इग्नोर, लेकिन आखिरी 2 ये दोनों क्या है, मस्ट हैं, ये पक्का आप लिखें। पहला जैसे मैंने बनाया ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो ब्रीफ फैक्ट्स क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या प्रिंसिपल एजेंट के ऊपर केस कर सकता है जो उसे आर्थिक नुकसान हुआ है? तो हमें इशू फॉर कंसिडरेशन क्या था, क्योंकि उस बिजनेस में परंपरा नहीं थी। तो क्वेश्चन ये बना ना, इशू फॉर कंसिडरेशन, इज एजेंट बाउंड टू फॉलो द कस्टम। तो अगर अब हम बात करेंगे रेलिवेंट लॉ की या केस जो भी आपके पास हो, तो जैसे यहाँ सेक्शन 211 है, एक तो उसे अच्छे से हाईलाइट कीजिए। जैसे यहाँ मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है, बोल्ड किया है या ब्रैकेट लगा दी गई हैं, तो कुछ भी उसे डिफरेंट कीजिए, या यहाँ पे गैप क्रिएट किया है। तो देखिए 211 क्या कहता है? 211 बहुत ही सिंपल सी बात करता है और वो ये कहता है कि एजेंट बाउंड है कि वो अपना कार्य करे जैसी डायरेक्शन प्रिंसिपल ने दी है, लेकिन अगर इस तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है तो परंपरा के हिसाब से वो कार्य कर सकता है। तो हमारे राइट, तो हमारे अब एंड में आपने क्या लिखना है, कंक्लूजन, कि अंत में आंसर क्या निकला। तो हम क्या कहेंगे कि पिंटू ने जो भी सामान बेचा उधार पे बेचा और ये बिजनेस में क्या नहीं है, परंपरा नहीं है, तो इसलिए एजेंट साहब आपको नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। आगे हम कंपनीज एक्ट पे जरा बात करते हैं। देखिएगा किस तरह से बहुत सारे सेक्शंस आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो कहता कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, प्रोस्पेक्टस निकाला है, उसके अंदर कुछ गलत भी लिखा है, मिस स्टेटमेंट भी है। मिस्टर दामू ने प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी ली, लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया। बड़ी बात, अप्लाई नहीं किया है। अब हुआ क्या, अलॉटमेंट हो गई, आम जनता को हो गई, लेकिन कुछ महीने के बाद दामू जी ने स्टॉक एक्सचेंज से महंगे दाम पे शेयर खरीद लिए। इससे उनको भारी नुकसान हो गया। प्रश्न ये है, क्या दामू जी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कंपनी से इस ग्राउंड के ऊपर कि प्रोस्पेक्टस में गलत लिखा था? देखिए, हम क्लियर पढ़ के आए हैं कि अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिखा है तो गलत पढ़ के आपने रिलाई किया हो और उस वजह से आपको नुकसान हुआ हो, तो उस पर तो आपने रिलाई नहीं किया, क्योंकि उसको पढ़ के तो आपने शेयर्स खरीदे नहीं। तो हम ये क्या कहेंगे, पहली बात ब्रीफ फैक्ट्स क्या है, क्या इन्वेस्टर डैमेजेस मांग सकता है। इशू फॉर कंसिडरेशन क्या है, वो ये है कि अगर कोई इंसान सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से शेयर लेता है तो तब भी क्या कंपनी लायबल रहेगी मिस स्टेटमेंट के लिए। तो रेलिवेंट लॉ क्या है, जैसे देखिए क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि पहली बात ये प्रोस्पेक्टस के ऊपर है, तो कौन सा लगा, चैप्टर 3 पास, सेक्शन 23 से 42 में आ गया। रेड विद क्या आ गए, द कंपनीज पास रूल्स 2014। और कई सेक्शन मैंने यहाँ कोट किए हैं कि कई लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पहली बात हमने प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन भी लिख दी। तो इस तरह से कुछ आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कई सेक्शन क्रिएट हो सकते हैं। तो पहले प्रोस्पेक्टस का मीनिंग बता दो भाई, बता दिया जैसे कि प्रोस्पेक्टस में होता ही क्या कि आप इनवाइट करते हो लोगों को। देखिए यहाँ पे कि लोग आपके प्रोस्पेक्टस पढ़ के इनवाइट करें और वो अप्लाई करें।
तो हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ा उसने लेकिन अप्लाई तो नहीं किया, तो सेक्शन में से निकल के आ रहा कंटेंट। देन 23 हम ये पढ़ते हैं कि प्रोस्पेक्टस आप इश्यू करते हो आम जनता के लिए, ये मेथड ऑफ फंडिंग पे सेक्शन था, राइट। सो देयर आफ्टर सेक्शन 35 में हम ये पढ़ते हैं सिविल लायबिलिटी होती है और कंपनी और उसके अफसरों की, प्रमोटर, डायरेक्टर वगैरह की, अगर किसी भी इन्वेस्टर को नुकसान हो जाता है आपकी मिस स्टेटमेंट से। और 37 में हम ये पढ़ते हैं कि इसके लिए जो इन्वेस्टर है वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो इस तरह से मैंने कई सेक्शन लिख दिए, तो अगर आपको भी आते हो तो एक एक लाइन में लिख दीजिए आप। अब देखिए हम सारे जानते हैं कि प्रोस्पेक्टस पे कुछ भी गलत लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के शेयर्स ना खरीदे हो। एंड दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ पीक वर्सेस गरने। तो इस तरह से देखिए केस को हाईलाइट कीजिए, आप केस को यूं लिख सकते हैं 3 लाइनों में भी, पीक वर्सेस गरने, तो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। माना डिफरेंट कलर हम नहीं यूज कर सकते बट वी कैन यूज द कैपिटल, कैन क्रिएट द गैप्स, राइट। तो कंक्लूजन क्या हो गया कि भाई साहब ओपन मार्केट से दामू जी ने खरीदे हैं तो इसलिए वो कैन नॉट ब्रिंग एक्शन, इसलिए एक्शन के ऊपर मैंने सेक्शन कोट किया था। तो अगर आपने मेहनत करी है, जैसे मैंने पढ़ाने में मेहनत करी है, एक सेक्शन याद करने में मैंने भी मेहनत करी ताकि मेरे बच्चों को आए, तो आप सारे सेक्शन जितने लिख सकते हैं लिखिए, शॉर्ट में करके लिख दीजिए। ये भी नहीं है कि पता चले कि क्वेश्चन के ऊपर आधा घंटा लगा दिया, हमें टाइमिंग भी देखना है, मार्क्स भी देखने कितने नंबर का प्रश्न आया है। अगला देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कंपनीज एक्ट के ऊपर। आपसे पूछा गया क्या ये भाई साहब ऑडिटर बनने के लायक हैं? मिस्टर प्रकाश जी हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड हैं, उनके एक रिश्तेदार हैं आकाश जी, और उनके पास सिक्योरिटीज़ हैं एबीसी लिमिटेड की, फेस वैल्यू 17,000 है जबकि मार्केट वैल्यू 1,10,000 रुपये है। कहते हैं क्या एबीसी लिमिटेड में प्रकाश जी ऑडिटर बन पाएंगे? तो मैंने कहा था 2 कॉलम आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, मैं सीधा उन्हीं की बात करता हूँ। तो देखिए हम सेक्शन 141 पढ़ते हैं, रेड विद रूल नंबर 10। फिर से वो लिख दीजिए कि भाई चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स, इससे इतना सेक्शन, रेड विद ये रूल्स। अगर आपको एग्जैक्ट रूल नंबर या सेक्शन नहीं आता भी है, अरे तब भी लिख दो, कितना ही इंप्रेशन डलता है। तो मेन सेक्शन क्या है? 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 1। तो हम ये पढ़ते हैं कि रूल 10 के मुताबिक कि 1 लाख तक की वैल्यू के, और वो भी फेस वैल्यू के, रिश्तेदार के पास शेयर हो सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल प्रकाश जी क्या हो जाएंगे? अपॉइंट हो जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं रहेंगे। सो इसलिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन में मेन चीज़ होती है आपने इतनी मेहनत करी है, अगर करी है तो उसे यूज़ करो। अगर आपने सेक्शन याद किए तो आप लिखने की पूरी कोशिश करो, कम से कम ये चीज़ से तो एक बड़ा इंप्रेशन आप डाल ही सकते हैं, राइट।